आज हम लोगों को समझना है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। किस तरीके का इकोसिस्टम के लिए ज़रूरतें क्या होती है, किस प्रकार से इसकी महत्वता है, यह हम देखेंगे। तो यह तो सही बात है कि जितने भी तरह के इकोसिस्टम हैं उसमें जो मैक्रो कंज्यूमर्स कहें या फिर जो एनिमल्स हैं, जीव जंतु और मैक्रो कंज्यूमर्स, ये आपको एक तरह का इंटीग्रल पार्ट बनाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट उसका। तो मेन तत्व जो है इकोसिस्टम का ये वही होता है। लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी इकोसिस्टम को ठीक ठीक ढंग से काम करने के लिए, उसकी जो भी ज़रूरतें हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए, तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होता है जिससे कि कोई भी इकोसिस्टम सेल्फ अपने आप को सस्टेन कर सकता है, यानी कि ज़िंदा रखता है, उसमें कुछ खास चीज़ें होते हैं। जैसे कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आपको आते हैं CO2, H2O, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर। आफ्टर दैट दूसरा में जो चीज़ है वो है आउटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स। आउटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स ये हो गए, इसके अंतर्गत आपको आते हैं प्लांट्स। आफ्टर दैट आउटोट्रॉप्स एंड प्रोड्यूसर्स के बाद तीसरा में है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और डीकम्पोजर्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और डीकम्पोजर्स के अंतर्गत आपको आते हैं बैक्टीरिया एंड फंगी। ये बैक्टीरिया एंड फंगी, ओके। और सोर्स ऑफ कंटिन्यूअस एनर्जी दैट इज सन। सोर्स ऑफ एनर्जी, एकमात्र जो एनर्जी के रूप में जो चीज़ प्राप्त होते हैं, जो एनर्जी के रूप में कंटिन्यूअस इकोसिस्टम को प्रोवाइड किया जाता है, वो चीज़ है आपका सनलाइट से निकलने वाली रेडिएंट एनर्जी, जो उसको हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं या उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। दूसरी बात है स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इकोसिस्टम। किस तरीके का स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक किसी भी इकोसिस्टम का होगा, वो क्या होता है। तो हम तो यह चीज़ जान गए कि किसी भी इकोसिस्टम में अगर कंपोनेंट देखा जाए, कंपोनेंट का मतलब जो घटक हैं उसके कौन कौन से चीज़ों से कोई भी इकोसिस्टम का निर्माण होता है, उसमें दो चीज़ आते हैं आपको, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट उसको कहा जाता है जो जीवित हैं, लिविंग मटेरियल्स जिसम जो होते हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट वो होते हैं जो आपको नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि निर्जीव पदार्थ होते हैं। इसके अंतर्गत ये बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट का आपस में जो पारस्परिक रूप से जो जुड़ाव है, जो वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में, उसके परिणाम स्वरूप ये जो जुड़ाव है इकोसिस्टम में किसी भी एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट का, उस जुड़ाव के कारण उसके परिणाम स्वरूप इसका एक फिजिकल स्ट्रक्चर नज़र आता है, एक रचना के रूप में यह डेवलप होता है, और जो कि सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी इकोसिस्टम के लिए, सबसे मुख्य तत्व है उसके स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के लिए। यानी कि हम यह चीज़ जान रहे हैं या जानते हैं, इस बातों से जान पाए कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के आपसी संबंध के कारण एक खास तरह का इकोसिस्टम डेवलप होता है और उसका एक फिजिकल स्ट्रक्चर हम लोगों को नज़र आता है। क्या इम्पोर्टेंट फिजिकल फीचर्स हैं किसी भी इकोसिस्टम के, वो हम देखें तो उसमें जो पहला चीज़ है वो है आपका स्पेसीज कंपोजिशन। स्पेसीज कंपोजिशन, स्पेसीज कंपोजिशन में अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग तरह के स्पेसीज के कंपोजिशन मौजूद होते हैं। जैसा इकोसिस्टम वैसा आपको स्पेसीज वहाँ पर मिलेगा। जैसे ज़मीन पर अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम में एक ही समान के तो जीव नहीं मिलेंगे, अलग अलग तरह के जीव जंतु, अलग अलग तरह के स्पेसीज हम लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो वही बात हुई कि डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेसीज कंपोजिशन आपको दिखाई पड़ते हैं। इस तरीके से चूँकि अलग अलग स्पेसीज नज़र आते हैं, तो अलग अलग स्पेसीज के नज़र आने से इनका फिजिकल अपीयरेंस भी अलग प्रकार का हो जाता है,
और यह फिजिकल अपीयरेंस जिसको कि फिजियोग्नोमी कहते हैं, फिजियोग्नोमी कहा जाता है, जो अलग अलग इकोसिस्टम का अलग अलग जो फिजिकल अपीयरेंस हमको दिखाई पड़ता है, दैट इज नोन एज इन बायोलॉजिकल टर्म इट इज कॉल्ड फिजियोग्नोमी। जैसे एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वर्षा वन वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, जो वहाँ के जो पेड़ पौधे और पत्तियाँ जो होती हैं, पेड़ पौधे, उसके पेड़ पौधे को लगातार सालों भर बारिश मिलती रहती है कंटिन्यूअस, और यह बारिश को मिलने के कारण वहाँ पर कंटिन्यूअस उसको पानी मिलने के कारण उसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है। ग्रोथ काफ़ी अच्छा होने के कारण उस जगह पर आपको जो पेड़ पौधे होंगे उसकी पत्तियाँ काफ़ी चौड़ी चौड़ी होती है, ताकि वो जो है सो एक ग्रोथ काफ़ी अच्छा होने के कारण वहाँ के पेड़ पौधे काफ़ी विशाल, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। और यह बड़े बड़े पेड़ पौधे एक तरीके से प्लांट कैनोपी, कैनोपी किसको कहते हैं, कैनोपी छतरी को कहा जाता है, तो एक तरह से छतरी का वो निर्माण कर लेता है। अब क्या ऐसा ही कोई रूप आपको डिजर्ट इकोसिस्टम में मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हम तो जानते हैं कि डिजर्ट वाले इलाके में किसी तरीके के पानी, उतनी ज़्यादा पानी की अधिकता होती नहीं है। पानी की अधिकता के न होने के कारण डिजर्ट में आपको सैंटी फ्लोरा और फौना मिलेंगे, यानी कि वेजिटेशन, दैट मीन्स कि पेड़ पौधे भी आपको कम ही मिलते हैं, या मिलते भी हैं तो बहुत बहुत दूर तक फैले हुए रहते हैं, एक आध यहाँ हुए, एक आध काफ़ी दूर, काफ़ी विस्तृत क्षेत्रों में छोटे छोटे आपको पेड़ पौधे झाड़ी के रूप में हमको मिलता है सैंटी। और जानवर भी उसी प्रकार का आपको दिखाई देगा, जानवर का भी हाल वही रहता है। और इस कारण से आपको हर्ब लेयर जो है सो लो, बहुत ही कम या नहीं तो डिसकंटिन्यूअस हम लोगों को हर्ब लेयर की प्राप्ति होती है। वेजिटेशन जो होते हैं वो लेस सेपरेटेड होते हैं। लेस सेपरेटेड मतलब एक दूसरे से अलग अलग, आपको बहुत कम एक ही तरह के पेड़ पौधे आपको ज़्यादातर मिलेंगे। डाइवर्सिटी वाले पेड़ पौधे डिजर्ट में नहीं मिलता है। जो एक खास तरह के खास प्रजाति के जो पेड़ पौधे हैं उन्हीं की अधिकता यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है। और यह जो है सब पूरे तरीके से बेयर पैचेज ऑफ सॉइल, जो निर्जन जो ज़मीन का जो छोटा छोटा जो टुकड़ा है, उस जगह पर आपको यह मौजूद रहेंगे। इसके बाद आपका है ट्रॉफिक फूड स्ट्रक्चर, इसको ट्रॉफिक कहें या फिर फूड कहें, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर या फिर फूड स्ट्रक्चर। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर और फूड स्ट्रक्चर मतलब हर एक इकोसिस्टम में जो जीव जंतु जो मौजूद हैं, यह जो जीव जंतु है अपने भोजन के हिसाब से इकोसिस्टम में अपना एक स्थान कायम करता है। जैसे कुछ ऐसे जीव हैं जो पेड़ पौधे को खाते हैं, हर्बीवोरस होंगे, तो उनका जो भोजन जो होगा, वो जो खाना जो खाएंगे, उनका एक अलग अपना एक स्थान होगा। उस हर्बीवोरस को खाने वाले कोई प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, जो मांसाहारी जीव होंगे, उनका अपना एक अलग स्थान होगा उस इकोसिस्टम में। उस मांसाहारी जीव जंतु को भी खाने वाला कोई दूसरा जीव होगा। तो फूड चेन, फूड श्रृंखला के हिसाब से हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक स्थान फिक्स होता है, और वो जो स्थान जो फिक्स होता है इकोसिस्टम में, उसी को ट्रॉफिक लेवल या ट्रॉफिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर कहें या फिर फूड स्ट्रक्चर कहें, दोनों एक ही बात है। तो ट्रॉफिक या फूड स्ट्रक्चर किसी भी इकोसिस्टम का वो किस चीज़ को इंडिकेट करेगा? वो इंडिकेटेड होता है फूड का जो रिलेशनशिप है, अलग अलग पोजीशंस पर मौजूद अलग अलग तरह के जो जीव जंतु हैं, जो एक जीव दूसरे को खाता है, उसके साथ जो जुड़ाव है उसका भोजन के लिए, वो एक दूसरे पर निर्भर होने के कारण। और यहाँ पर जो फूड का रिलेशन अलग अलग जो ट्रॉफिक लेवल में मौजूद जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनका आपस में जो संबंध भोजन को लेकर के है, जो फूड चेन में जो संबंध बनाते हैं, उसी को कहा जाता है ट्रॉफिक फूड स्ट्रक्चर। इसको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं एक टर्म के द्वारा, जो जितने भी लिविंग मटेरियल के रूप में किसी भी इकोसिस्टम में मौजूद जो तत्व हैं, या यूँ कह लें कि एक इकोसिस्टम में मौजूद जितने भी बायोटिक कंपोनेंट हैं, जिसको कि हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं, यानी कि जो जिंदा हैं। मरे हुए को स्टैंडिंग क्रॉप कभी नहीं कहेंगे। क्रॉप मतलब फसल, स्टैंडिंग मतलब खड़ा, खरी फसल, जो लहलहाता जो खेत का फसल है, वही जिंदा माना गया। तो जीव जंतु भी, जितने जीव जंतु जीवित अवस्था में हैं,
या उसको कह लें बायोटिक कम्युनिटी या बायोटिक कंपोनेंट, ये सारे के सारे अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में जो मौजूद होते हैं उनको हम लोग कहेंगे ट्रॉफिक फूड स्ट्रक्चर। फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, क्या चीज़ होता है फंक्शनल एस्पेक्ट, किसी भी इकोसिस्टम का फंक्शनल एस्पेक्ट क्या है। फंक्शनल एस्पेक्ट, जो मेन फंक्शनल एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी इकोसिस्टम के, वो क्या है, तो सबसे पहला है आपका प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी यानी कि हमको जो प्राप्ति है किसी भी इकोसिस्टम में, वो क्या चीज़ की प्राप्ति होती है, जो बायोमास लेवल पर जो प्राप्ति हो रहा है, तो किस ट्रॉफिक लेवल पर कितना ज़्यादा बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कौन सा ट्रॉफिक लेवल ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, कौन सा ट्रॉफिक लेवल का कम प्रोडक्टिविटी है, इस चीज़ के बारे में जानकारी मिलता है। दूसरी बात है एनर्जी फ्लो ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो किस तरफ हो रहा है, किस ट्रॉफिक लेवल की तरफ हो रहा है। तीसरी बात है आपकी न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के अंतर्गत जो न्यूट्रिशन का जो चक्र है, जैसे प्लांट बनाया, अपने भोजन के रूप में कुछ न्यूट्रिएंट को बनाया, वो न्यूट्रिएंट वापस से चला गया हर्बीवोरस के शरीर में, उस हर्बीवोरस को जब कोई कार्निवोरस खाया तो वो कार्निवोरस के शरीर में कुछ न्यूट्रिएंट का ट्रांसफ़र हुआ, वो अपने हिसाब से उसको मैन्युफैक्चर्ड भी करता है। जैसे प्लांट तो स्टार्च बनाता है, हम लोग उस स्टार्च का उपयोग तो करते नहीं हैं, हम लोग उसको दूसरे रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद में हमारा शरीर या किसी भी मांसाहारी का शरीर उसको एब्जॉर्ब कर पाता है। अब यह स्टार्च हमारे शरीर में गया तो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू या न्यूट्रिशनल कंटेंट का कंपोजिशन भी अलग अलग हो गए, और फिर कालांतर में जब कोई जीव मरता है तो वापस वो ज़मीन पर आता है। ज़मीन पर आने के बाद उस पर डिकम्पोजर्स विभिन्न प्रकार का एक्ट करते हैं। एक्ट करने के बाद उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट को वो खुद डिकम्पोजर सेप्रोट्रॉप्स के द्वारा यूज कर लिया जाता है और रेस्ट को वापस मिट्टी के अंदर छोड़ दिया जाता है। मिट्टी के अंदर छोड़ने के बाद उसमें से बहुत सारी चीज़ों को वापस से प्रोड्यूसर्स के द्वारा ले लिया जाता है। यहाँ हमने क्या देखा कि प्रोड्यूसर से स्टार्ट हुआ कोई भी चीज़ और वापस वो डिकम्पोजर्स तक गया, या एक तरीके से कहे कि प्रोड्यूसर से डायरेक्ट प्रोड्यूसर की तरफ एक ट्रांसफ़र हुआ, एक चेन के रूप में, श्रृंखला के रूप में एक जगह से दूसरे जगह इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन को चूँकि न्यूट्रिएंट का हो रहा है, इस कारण से इसको हम कहेंगे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इसके बाद इन सब सारे चीज़ों को करने के बाद हर एक जो जीव हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म उस इकोसिस्टम में मौजूद, वो सारे के सारे अपने आप को डेवलपमेंट करते हैं, अपना वो विकास करते हैं, और विकास के साथ साथ वो एक अस्थायित्व को दिखाते हैं, अपने वजूद को कायम रखते हैं। दैट इज कॉल्ड स्टेबलाइजेशन। देन कम्युनिटी स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन को समझिए कि स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। तो स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है स्तरित, एक स्तर का निर्माण जो किया जाता है, एक तह के ऊपर एक तह का जो व्यवस्था जो होता है उसको हम लोग कहते हैं स्तरित। यहाँ पर जो बायोटिक कम्युनिटीज़ हैं वो आपको उनका जो अरेंजमेंट होता है वो वर्टिकली अरेंज्ड होते हैं, एक तह के ऊपर दूसरा तह जिस प्रकार से रखा जाता है, पैरेलल अरेंजमेंट नहीं होता है, वर्टिकल अरेंजमेंट होता है, और उसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेटिफाइड अरेंजमेंट। जो टर्म है स्ट्रेटिफिकेशन, इसका क्या मतलब हुआ? स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है कि अलग अलग एनिमल्स और अलग अलग प्लांट, यानी कि डिफरेंट एनिमल्स और डिफरेंट जो प्लांट्स हैं ये अलग अलग लेयर बनाते हैं सबस्ट्रेटम का, है ना। सबस्ट्रेटम का एक लेयर का अलग अलग अपना एक जगह स्थान को बनाते हैं, जैसा कि ट्रॉफिक लेवल में हमने आपको बताया। और अगर मान लीजिए हैबिटेट, एक हैबिटेट में अगर अलग अलग तरह के जीवों का स्ट्रेटम बनेगा जिसमें कि प्लांट और एनिमल सारा चीज़ होगा, तो निश्चित रूप से क्या होगा इसका बेनिफिट? इसका एक बेनिफिट ये हो जाता है कि एक अलग तरह का हैबिटेट का निर्माण होता है, विभिन्न प्रकार के हैबिटेट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। और यह जैसे ही हैबिटेट का फॉर्मेशन की संख्या बढ़ जाएगी, काफ़ी मात्रा में अगर हैबिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इससे क्या होगा? इसके परिणाम स्वरूप होते हैं कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन घट जाते हैं, रिड्यूस कर जाते हैं। अब एक जंगल में बहुत सारा जो जीव जंतु एक ही जगह पर रहे, और एक जंगल में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु अलग अलग जगहों पर रहे,
तो आपस में उनका कंपटीशन कम होगा, तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कम होता है। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कम होने से उस ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल का रेट आपको बढ़ जाता है। आपस में वो कंपटीशन फूड के लिए, शेल्टर के लिए नहीं करते हैं, सबका अलग अलग हैबिटेट है, अलग अलग तरह के भोजन को वो सेलेक्ट कर लेते हैं खाना खाने के लिए। तो इस कारण से उनका आपस में किसी भी तरह का कोई कंपटीशन नहीं हो पाता है। और इसके आपको विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स जो हैं सो दिखाई पड़ते हैं, जो देखने को मिलता है, जो आपको सपोर्ट करता है कम्युनिटी स्ट्रेटिफिकेशन का किस प्रकार से जुड़ाव है, और अलग अलग हैबिटेट में किस प्रकार से कम्युनिटी स्ट्रेटिफिकेशन एक दूसरे से निर्भर करते हैं, या एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, या एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसमें अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो इसमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है आपका ग्रासलैंड कम्युनिटी। ग्रासलैंड कम्युनिटी, ये आपको इसका जो इसमें जो लेयर जो हमको मिलेंगे देखने को, स्ट्राटा या स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें तो इस स्ट्राटा और स्ट्रेटिफिकेशन में आपको 3 स्ट्राटा आपको मिलते हैं। 3 स्ट्राटा का नाम है सबटेरेनियन, फ्लोर और हर्बेसियस स्ट्राटा। इसको हम लोग पहचान सकते हैं 3 अलग अलग नामों से। अच्छा, सबटेरेनियन स्ट्रेटम में क्या होगा, फूड स्ट्रेटम में क्या होगा, और हर्बेसियस स्ट्रेटम में क्या होगा, इसको देखने के लिए आप यह देखें कि सबटेरेनियन जो स्ट्रेटम है, सबटेरेनियन स्ट्रेटम ये होते हैं, सबटेरेनियन स्ट्रेटम ये रिप्रेजेंट करते हैं जो ऑर्गेनिज्म, इसमें वैसे ऑर्गेनिज्म इसके अंतर्गत आते हैं जो अपने आप को मिट्टी के अंदर या मिट्टी में एक तरीके से वो लोटपोट किए रहते हैं। शुद्ध अगर ठेठ भाषा में इसको बोलें तो जो मिट्टी से अपने आप को जोड़े हुए रखते हैं, मिट्टी में लोटपोटित रहते हैं। और इसके अंतर्गत आपको जो जीव आते हैं वो जीव हो गए बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन्स, स्पाइडर्स, निमेटोड्स, ये फंगी का ही एक रूप हुआ, अर्थवर्म और दूसरे तरह के इन्वर्टिब्रेट इस सबटेरेनियन स्ट्रेटम के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। दूसरा है आपका सेकेंड में है फ्लोर स्ट्रेटम। फ्लोर स्ट्रेटम में कौन सा जीव आएंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं जो बेसल पोर्शन, जो ज़मीन के जो बेसल पोर्शन पर ज़मीन के सतह से जो लगे हुए जो कुछ भी ऑर्गेनिज्म हैं, इसमें पेड़ पौधे भी आएंगे, नो डाउट अबाउट दैट। तो इसके अंतर्गत आपको वेजिटेशन पेड़ पौधे आते हैं। पेड़ पौधे में हो गया आपका रनर, शक्कर, हाँ, और राइजोम जो ग्रास फैमिली, जो घास वाले जो पेड़ पौधे हम देखते हैं जो ज़मीन पर रेंग करके चलते हैं, इन सब को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद एनिमल में अगर देखा जाए, ये तो प्लांट की बात हुई, तो एनिमल में कौन सा होगा, एनिमल्स में जनरली आते हैं फ्लोर स्ट्रेटम के अंतर्गत आपका इंसेक्ट, स्पाइडर, लिजार्ड, स्नेक्स और रोडेंट। रोडेंट जो चूहे के प्रजाति वाले जो जीव हैं उसको रोडेंट्स कहा जाता है। ये सब आपको इस फ्लोर स्ट्रेटम के अंतर्गत आपको आते हैं। तीसरी है हर्बेसियस स्ट्रेटम। हर्बेसियस स्ट्रेटम में आपका हो गया कौन सा जीव, तो यह रिप्रेजेंट होता है हर्ब्स, यानी कि वैसा पेड़ जो कि छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं, है ना, लगभग इसका 4 फीट या 5 फीट 6 फीट के ऊंचाई वाले जो पेड़ पौधे होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। कुछ इसमें एनिमल्स में आपका बर्ड्स है, इंसेक्ट है, और चारा चरने वाले जानवर, ग्रेजिंग एनिमल्स, ये सब आपको आ जाते हैं। आफ्टर दैट ये आपका है जो अगला एक महत्वपूर्ण वो है फॉरेस्ट कम्युनिटी। फॉरेस्ट कम्युनिटी को हम लोग जान लें कि फॉरेस्ट कम्युनिटी क्या होता है। तो ज़मीन पर जनरली यह जंगल जो पाए जाएंगे वो पानी में तो मिलेगा नहीं, ये आपको जब भी मिलेगा तो ज़मीन पर पाए जाते हैं। तो फॉरेस्ट कम्युनिटी में जो स्ट्रेटिफिकेशन जो लैंड कम्युनिटीज़ का है, इसमें आपको ये इससे ग्रासलैंड कम्युनिटी से बहुत ही अंतर होता है यह, और ग्रासलैंड कम्युनिटी से अंतर होने के कारण इसमें कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता भी काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट कम्युनिटी में दिखाई पड़ता है। ये तो आपको स्ट्रेटिफिकेशन को देखने से ही पता चल जाएगा कि किस प्रकार से इसमें होता है। तो टिपिकली किसी भी फॉरेस्ट में 5 वर्टिकल स्ट्राटा आपको पाए जाते हैं। 5 तरह के वर्टिकल स्ट्राटा आपको मिलेंगे। ये 5 जो वर्टिकल स्ट्राटा हैं, ये 5 वर्टिकल स्ट्राटा में आपका पहला है ओवर स्टोरी स्ट्रेटम। ओवर स्टोरी स्ट्रेटम ये रिप्रेजेंट होते हैं जो वैसे पेड़ पौधे को के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जो पेड़ पौधे की ऊंचाई आपको लगभग 40 फीट के करीब में होती है, या 40 फीट के एक एवरेज के रूप में जब यहाँ पर पेड़ पौधे इसमें पाए जाते हैं। और ये ट्रीज जो होते हैं चूँकि काफ़ी बड़े बड़े हो गए,
तो काफ़ी विशाल पेड़ पौधे को होने के कारण यह आपका एक कैनोपी का निर्माण करता है, एक छतरी का निर्माण करने का काम करता है। दूसरे में आपको आते हैं अंडर स्टोरी स्ट्रेटम। अंडर स्टोरी स्ट्रेटम में क्या होगा कि इसमें पेड़ पौधे जो रिप्रेजेंट होते हैं वो पेड़ पौधे होते हैं लगभग 20 से 40 फीट के ऊंचाई में, 20 to 40 फीट्स ऑफ हाइट वाले पेड़ पौधे इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद है तीसरा ट्रांसग्रेसिव स्ट्रेटम। ट्रांसग्रेसिव स्ट्रेटम के अंतर्गत पेड़ पौधे की जो ऊंचाई होती है वो 4 से 20 फीट के लगभग इसकी हाइट होती है, और इसमें जो है सो शेड लविंग स्पीसीज ज़्यादा पाए जाएंगे। शेड लविंग स्पीसीज कहने का मतलब हुआ कि वैसे पेड़ पौधे की अधिकता यहाँ पर ज़्यादा होती है जो कि आपको छाया में रहना पसंद करते हैं, दैट इज द शेड लिविंग स्पीसीज। शेड लिविंग स्पीसीज मतलब छायादार पेड़ पौधे। जैसे आप देखते हैं एक पान का जो पेड़ होता है वो ज़्यादातर छाया में रहना पसंद करता है, तो उस तरह के पेड़ पौधे को हम लोग बोलते हैं शेड लिविंग स्पीसीज। इसके बाद है चौथा में आपका है सीडलिंग स्ट्रेटम। सीडलिंग स्ट्रेटम क्या हुआ कि यह जो है सो मिट्टी के लेवल से शुरू होता है। जो मिट्टी जहाँ से नज़र आ रही है वहाँ से इसका लेयर शुरू होता है, इसका लेवल शुरू होता है। तो फैला कहाँ तक होगा, ये आपको फैला होता है। इसका लोअर लिमिट जो है ट्रांसग्रेसिव स्ट्रेटम जिस जगह से शुरू हुआ, ट्रांसग्रेसिव स्ट्रेटम जिस जगह से शुरू होता है यानी कि 4 फीट मिट्टी के बॉटम लेवल से लेकर 4 फीट के ऊंचाई तक यह आपको फैला हुआ मिलेगा। और यह जो है स्ट्रेटम जो होते हैं इसका बहुत ही बड़ा बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी होते हैं। विभिन्न प्रकार के बायोलॉजिकल एक्शन यहाँ पर होते रहते हैं। नंबर 5 में है आपका सबटेरेनियन स्ट्रेटम। सबटेरेनियन स्ट्रेटम कहेंगे किसको, तो सबटेरेनियन जो स्ट्रेटम है यह आपको टिपिकली एक डैम्प एरिया होता है जो कि नमी वाले इलाके हैं, और इसमें लार्ज अमाउंट में आपको ह्यूमस मिलेंगे। ह्यूमस जो कि किसी भी पेड़ पौधे प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और यह आपको सरफेस के लेयर तक, जहाँ पर सीडलिंग स्ट्रेटम जहाँ से शुरू होता है वहाँ से लेकर और आप ज़मीन के अंदर गहराई तक चलेंगे तो ज़मीन के अंदर में गहराई वाले इलाके में 2 से 3 मीटर के गहराई में यह पाए जाते हैं। 2 to 3 मीटर इनकी जो लेयर है वो आपको पाए जाते हैं। और इसमें कुछ जो जीव जंतु जो होते हैं वो बरोइंग एनिमल्स होते हैं। बरोइंग एनिमल्स कहने का मतलब हो गया जो यहाँ पर ज़मीन के अंदर में जो छिद्र बना करके रहते हैं, खो बना करके, यानी कि कहते हैं ना कि बिल बना करके रहने वाले जीव, और इसके साथ साथ में कुछ बैक्टीरियल टाइप वाले जीव आपको मिलेंगे। हर एक स्ट्रेटम में जो जीव जो हैं, जो जानवर जो पाए जाएंगे उसका अपना ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है। लेकिन एनिमल्स के लिए स्ट्रेटिफिकेशन रिजिड नहीं हो सकता है, यानी कि कोई भी जीव जंतु, कोई भी जानवर उसी स्ट्रेटिफिकेशन में रहेगा। ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। कहने का यह मतलब हुआ कि हर एक स्ट्रेटम के पास अपना एक खास ग्रुप ऑफ एनिमल होता है, लेकिन वो ग्रुप ऑफ एनिमल के लिए वो स्ट्रेटम खास नहीं होता है। वो विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करने के लिए, यानी कि विभिन्न प्रकार के अपने बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को करने के लिए वो अपने स्ट्रेटम को छोड़ करके कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन वो दूसरे स्ट्रेटम में भी आता जाता रहता है। तो यही कहने का मतलब हुआ कि एनिमल्स के लिए आपका स्ट्रेटम जो होते हैं वो आपको रिजिड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मोबिलिटी दिखाते हैं। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप को चलाते फिराते रहते हैं। एनिमल्स चूँकि मूव करते हैं एक स्ट्रेटम से दूसरे स्ट्रेटम की तरफ, किसके कारण काहे जाएंगे भाई, क्या ज़रूरी है उनको, तो वो जाते हैं भोजन के लिए, और इसके साथ साथ जो विभिन्न प्रकार के जो एबायोटिक फैक्टर जो उनको डिस्टर्ब करते हैं उनके जीवन के लिए, इस कारण से वो मूव करते हैं। इसके बाद आपका है सी में पॉन्ड और लेक कम्युनिटी। अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे वैसे कम्युनिटी के बारे में जो कि पानी में हो या जंगल में हो या ज़मीन पर हो। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि किस प्रकार का कम्युनिटी, क्या तालाब में या झील में भी क्या इसी प्रकार का होता है। तो पॉन्ड और वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन ये बहुत ही छोटे होते हैं, लिटिल होते हैं। अगर डीप पॉन्ड या झील की अगर हम बात करें
तो 3 जोन या 3 तरह का स्ट्राटा को पहचाना जाता है। 3 जोन या 3 स्ट्राटा आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये जो 3 जोन या 3 स्ट्राटा है उसमें पहला है लिटोरल जोन। लिटोरल जोन ये रिप्रेजेंटेड होते हैं सैलो वाटर, जो छिछले हुए पानी, वैसा इलाका, तालाब का या झील का वैसा जगह जहाँ पर पानी और ज़मीन आपस में मिलते रहते हैं। हाँ, और इन जगहों पर ही आपको जो पेड़ पौधे हैं, जो कि ज़मीन पर रहने वाले पेड़ पौधे हैं, पानी की मात्रा अगर बढ़ेगी तो वो पेड़ पौधे सड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको रोटेन प्लांट पाए जाते हैं, सड़े हुए पेड़ पौधे मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नहीं, जैसे जैसे पानी बढ़ेगा घटेगा उसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पर रोटेन प्लांट की उपस्थिति होती है सैलो वाटर में। दूसरा जो जोन है वो है आपका लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन, इसके अंतर्गत यह जो है सो पानी में अब हम उतरेंगे। पानी में जब उतरेंगे तो जहाँ पर लाइट जो है सो पेनिट्रेट कर सकता है, यानी कि पानी के अंदर जितनी दूरी तक सनलाइट अपने आप को पेनिट्रेट कर पाए, उस सारे इलाकों को लिम्नेटिक जोन कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो जीव जंतु जो पाए जाते हैं वो है प्लैंकटन, नेक्टॉन, न्यूस्टॉन्स, ये सब आपको माइक्रोस्कोपिक जीव्स हैं। आफ्टर दैट इसके बाद है प्रोफाउंड जोन। प्रोफाउंड जोन किसको कहेंगे? तो प्रोफाउंड जोन ये रिप्रेजेंट करता है वैसे एरिया को जहाँ पर सनलाइट आपको पास नहीं कर सकता है या पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। इन जगहों पर सनलाइट की पहुँच नहीं होती है, और चूँकि सनलाइट चूँकि यहाँ मौजूद नहीं है तो इस जगह पर क्या होगा, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की कमी होगी। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आपको नहीं मिलेंगे, और क्या मिलेगा, अंधेरा, पूरा का पूरा घुप अंधेरा रहता है। और मड में केवल और केवल मिलेंगे क्या, एनएरोबिक बैक्टीरिया। इसके साथ साथ आपको मिलेंगे कुछ फंगी, इसके साथ साथ में कुछ दूसरे तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इकोसिस्टम? तो स्ट्रेटिफिकेशन, इकोसिस्टम में स्ट्रेटिफिकेशन का महत्व क्या है? तो अभी बताया कि जैसा जैसा स्ट्रेटिफिकेशन होगा उस प्रकार से हैबिटेट की संख्या में बढ़ोतरी होगी, और अगर हैबिटेट बढ़ेगा तो वो रिड्यूस करेगा हर एक ऑर्गेनिज्म का आपस में होने वाले या हर एक स्पीसीज का आपस में होने वाला इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को वो रिड्यूस कर देगा। इसके बाद है आपका ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया, और हर एक टॉपिक के लास्ट में हमारा व्हाट्सएप नंबर रहता है। अगर आप लोगों को कभी इस टॉपिक से रिलेटेड या कुछ और दूसरा कुछ क्वेरी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम टाइम टू टाइम आपको नए नए टॉपिक को यूट्यूब पर डालते रहेंगे। इसी तरीके से आप चैनल देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इसके साथ साथ जो अगला जो टॉपिक है हम लोगों का वो है पॉन्ड इकोसिस्टम कहें या फिर पॉन्ड एन एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम। ध्यान देने वाली बात है कि बिहार बोर्ड के 12th स्टैंडर्ड के लिए इकोसिस्टम में यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक हॉट टॉपिक है, और बराबर इससे रिलेटेड आपको सवालात क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन के व्यू से इस टॉपिक को निश्चित रूप से आप देखें और समझने का प्रयास करें। और इस तरह से आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।